तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास होने वाली है ये ताबड़तोड़ होगी, और जो है ये क्लास 10 वालों के लिए ही है, जो कि अर्धवार्षिक, ठीक है, परीक्षा को हम सॉल्व कराएंगे। एक हमको पेपर मिला है, ठीक है। ये जो 3 घंटे का पेपर है, अर्धवार्षिक जो पेपर होता है, जिस चीज़ का अभी नहीं हुआ है, ठीक है, वही हम पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पूरे वीडियो में। और लिखना कैसे है ये भी हम सॉल्व करेंगे। आपको कैसे कैसे लिखना है, ठीक है, ये मेरे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, जो है इसकी फ़ोटो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जब देखेंगे, उसमें प्लेलिस्ट में जब जाकर के आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, इमेज के टाइप में आपको मिलेंगे, किस प्रकार से आपको लिखने हैं कॉपी में, ये भी मैंने लिख करके उसमें रखा है, ठीक है। आप जाएंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये पेपर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसकी इसकी फ़ोटो भी आपको, पेपर की जो फ़ोटो है ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो कि क्या बोलते हैं उसको, जब फ़ोटो अपलोड करते हैं ना उस पर, तो उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे चैनल पर ही मिलेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए आइए ज़्यादा देर ना कर, तो ये विज्ञान का जो है ये पेपर है क्लास 10 वालों के लिए, अर्धवार्षिक है, जो कि 20 क्वेश्चन आपके, ठीक है, OMR से आते हैं, बहुविकल्पीय आते हैं। कैसे भरना है बहुविकल्पीय ये मैंने आपको बताया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में आप इसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद 50 नंबर आपको लिखित आते हैं, कुल मिला जुला करके आपको 70 नंबर रहते हैं। 3 घंटे में आपको करना होता है। इसमें 3 खंड दिए होते हैं, का खा गा, यानी कि का वाले में आपका रहेगा फिजिक्स, और खा वाले में आपका रहेगा केमिस्ट्री, और गा वाले में आपका रहेगा जीव विज्ञान, ठीक है। यानी तीनों विज्ञान मिला करके इसमें आते हैं। ऐसे ही आपके बोर्ड के परीक्षा में भी आएंगे, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले 20 नंबर को देखते हैं। हम बता दे रहे हैं इसका ये पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इमेज के रूप में आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट पर ही मिल जाएगा, ठीक है। जब आप फोटो में देखेंगे तभी आपको मिलेगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की बात किया है। किसकी बात किया है? अवतल दर्पण, ठीक है। तो अगर हम अवतल दर्पण की, ये पहला है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करें, किसकी बात करें? वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर की बात कर लें, तो ये दिया कितना? 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा, जब ये अवतल दर्पण होगा तो यही 20 सेंटीमीटर क्या होगा तुम्हारा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है। किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। फिर कहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी मतलब एफ हमको ज्ञात करना है। आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो एफ हमको ज्ञात करना है। आर का मान तुमको 20 दिया दशमलव में, तो आएगा तुम्हारा, कट करके आएगा माइनस में 10 सेंटीमीटर। यानी इसमें जो ऑप्शन दिया है -20 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन है, -10 सेंटीमीटर बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है +20 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है +10 सेंटीमीटर। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। अगर हमें, ध्यान रखिएगा, मेरा दूसरा वाला कह रहा है कि अगर हमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, क्या चाहिए? वास्तविक प्रतिबिंब, और कैसा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए, और प्रतिबिंब क्या होना चाहिए? बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम वस्तु को लेंस से एफ तथा 2f के बीच में रखेंगे, यानी यही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन आपका है, ए वाला ऑप्शन है, लेंस के फोकस पर, गलत हो जाएगा। लेंस से 2f दूरी पर, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है, लेंस से f तथा
2f के बीच, यही आंसर आपका सही होगा सी वाला। और डी ऑप्शन है 2f से अनंत के बीच, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं, कहाँ पे बनाती हैं? पहला ऑप्शन है यानी कि ए वाला ऑप्शन है कॉर्निया पर, बी वाला ऑप्शन है ठीक है आइरिस पर, सी वाला ऑप्शन है पुतली पर, और डी ऑप्शन है आपका रेटिना पर। तो ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें, सॉरी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। इस वाले में तुम्हारा सी था और तीसरे वाले में आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा, जिसका नाम होगा रेटिना पर। क्या नाम होगा? रेटिना पर। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए दूरस्थ बिंदु क्या होगा? तो दूरस्थ बिंदु ध्यान रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य के लिए इनफाइनाइट यानी कि अनंत होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? अनंत होता है, अनंत पर होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सॉरी पहला ऑप्शन है इसमें 25 सेंटीमीटर, ये गलत होगा, ये निकट के लिए होता है ठीक है। ये दूरस्थ के लिए हो गया, किसके लिए? दूरस्थ के लिए। किसके लिए? दूरस्थ बिंदु के लिए कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। अगर कह देगा निकट बिंदु के लिए, किसके लिए? निकट बिंदु के लिए मेरे रसगुल्लो, तो ध्यान रखिएगा वो होता है 25 सेंटीमीटर। निकट के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो इसमें दूरस्थ पूछा है तो 25 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। 25 मीटर, ये भी गलत हो जाएगा ठीक है। सी ऑप्शन है आपका 100 सेंटीमीटर, ये भी गलत होगा। डी ऑप्शन है आपका अनंत पर ठीक है। तो यह डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आइए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? अगर हमें समान साइज को रखना होगा तो ध्यान रखिएगा, पांचवा जो कह रहा है इसमें समान साइज के अगर प्राप्त करना है तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर कहाँ रखेंगे हम? फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखेंगे, तब ऐसा होगा। चलिए आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। लेंस के मुख्य फोकस पर, गलत हो जाएगा। फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। कौन सही होगा? बी वाला। सी वाला ऑप्शन है अनंत पर, गलत होगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ये भी आपका गलत होगा। चलिए आइए देखते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, छठवां वाला क्वेश्चन है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब कह रहा है छठवां क्वेश्चन कि कोई एक चालक है, उसमें क्या हो रहा है? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। कितने एम्पियर की? 2 एम्पियर की धारा, यानी कि आई बराबर तुम्हारा कितना हो गया? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर कह रहा 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बताइए। तो यानी कि इसमें कहा 2 सेकंड, यानी कि टी बराबर आपको दिया है 2 सेकंड। कितना दिया है? 2 सेकंड। पूछा इसमें क्यू बताइए, कि क्या पूछा है? क्यू बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आई बराबर क्यू बटे टी होता है, यानी कि यहां पर ठीक है धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, यानी कि आई बराबर होता है क्यू बटे टी। आई का मान दिया गया है 2 हो जाएगा, क्यू का मान हमको निकालना है, रहने देते हैं, टी का मान 2 हो जाएगा। इसके बटे 1 कर दीजिए, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसका आ जाएगा क्यू और इसका हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी कि क्यू बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना? 4 कूलाम। कितना हो जाएगा? 4 कूलाम। आंसर में ऑप्शन में यदि यही रहेगा तो यही आपका सही होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। पहला ऑप्शन कह रहा है 4 कूलाम, तो पहले ऑप्शन ही सही है, यानी कि 4 कूलाम आपको मिल गया ठीक है।
उसके बाद कहा 1 कूलाम, गलत होगा। 6 कूलाम, ये भी गलत होगा। 8 कूलाम, ये भी गलत होगा। चलिए ये देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। यदि आप कॉपी पेन से अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कह रहा है इसमें यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई लंबवत चीज आती है तो उसका जो है 7वां क्वेश्चन कह रहा है उसका मान जो होता है, उसका आपतन कोण जो होता है वो 0 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 0 अंश का। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है इसमें 0 अंश, तीसरा दिया है 45 अंश, चौथा दिया इसमें 60 अंश, पांचवा दिया इसमें 90 अंश। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो 0 अंश यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो हमने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं उपखंड खा को देखते हैं, जो कि ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड करता है। किससे है? केमिस्ट्री से, यानी कि रसायन विज्ञान से ही रिलेटेड करता है। किससे करेगा? रसायन विज्ञान से। चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान वाले को। तो अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन 8वां वाला है, ठीक है। 7 तक हो गया था, 8वां है। इसमें कहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान देखेंगे तो मेरे रसगुल्लों कितना होता है? वो 7 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यानी देखते हैं कितना होगा। 7 से कम, पहला ऑप्शन है 7 से कम तथा 0 से अधिक। बी ऑप्शन है 7 से अधिक 14 से कम। सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन आपका 7, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान। यदि कोई भी विलयन है और नीले लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो कैसा होगा? क्षार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्षार होना चाहिए, यानी कि वह 7 से अधिक होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला है 1, तो 1 तो होगा नहीं। बी में तुम्हारा है 4, ए भी नहीं होगा क्योंकि ये अम्ल हो जाएगा। सी 5 है, ए भी नहीं होगा। डी 10 है। डी यानी कि डी तुम्हारा पीएच मान कितना दिया है? इसमें 10 दिया है, तो यही तुम्हारा क्या होगा? क्षार होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी आंसर सही माना जाएगा। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन कह रहा है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। अगर हम जिंक चूर्ण पर, ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से, ठीक है, अभिक्रिया से गैस निकालते हैं तो हमको H2 मिलता है। जैसे देखिए जिंक की बात किया, 10वें की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिंक को इसमें कहा है सल्फ्यूरिक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं H2SO4। जेड में ध्यान रखिएगा, यहाँ से H2 हटेगा तो निकलेगा ये, इसके स्थान पर ZN आ जाएगा, तो ZnSO4 प्लस H2 हो जाएगा। तो यानी यही तुम्हारा क्या होगा? निकलता है गैस के रूप में, तो यानी तुम्हारा क्या होगा? H2A निकलेगा। तो 10वां क्वेश्चन क्या कहा इसमें? पहला दिया ऑप्शन में हाइड्रोजन, तो पहला तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा? H2 सही हो जाएगा। बी दिया है तुम्हारा O2 यानी कि ऑक्सीजन। सी दिया तुम्हारा Cl2 यानी कि कैल्शियम, ठीक है, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड है ना Cl2। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं। अब उसके बाद देखते हैं CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें आपका ए सही होगा। उसके बाद बी वाला 11वां क्वेश्चन आपका निम्न में से
कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कह रहा है इसमें अम्ल से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? ध्यान रखिएगा, एक होता है कापर। कापर जो होता है वो नीचे वाले को क्या कर देती है? विस्थापित करती है, लेकिन ऊपर वाले को नहीं करती। तो देखिए कापर क्या कर रहा है? अम्ल को विस्थापित करने पर। तो जो कापर होता है ये अम्ल को विस्थापित नहीं करती। तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन में दिया पहला है Fe, दूसरा है Zn, तीसरा है Cu और चौथा है Mg। Zn को क्या बोलते हैं? आयरन। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहां पर Zn कह रहे हैं, Fe को आयरन बोलते हैं, ठीक है। Zn को क्या बोलते हैं? जिंक। Cu को क्या बोलते हैं? कापर बोलते हैं। Mg को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीज। अब इसमें क्या है तुम्हारा? Cu ही सही होगा, यानी कि कापर ही सही होगा। उसके बाद क्या है? ब्राह्मण क्वेश्चन है, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या होता है? तो एंटीमनी ध्यान रखिएगा एक उपधातु होता है। 10वें क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 11वां का कौन सा सही होगा? तो 11वां का सी सही होगा, जिसका होगा Cu, कापर। और ब्राह्मा का कौन होगा? तो ब्राह्मा का होगा सी ऑप्शन सही होगा, जिसको बोलेंगे उपधातु। क्या बोलेंगे? उपधातु। और 13वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है Zn प्लस H2SO4, ठीक है, एरो जो ही ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये जो अभिक्रिया दी गई है इसमें 13वां क्वेश्चन करके दे दिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन। क्योंकि देखिए भैया यहां से क्या कर दे रहा है? H2 को हटा दे रहा है, तो विस्थापित कर मतलब भगा दे रहा है, ठीक है। तो क्या कर दे रहा है? विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो देखते हैं इसमें पहला है तुम्हारा इसमें संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्वितीयक द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, डी ऑप्शन आपका विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा, जिसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक, यानी कि ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आइए उपखंड गा को देखते हैं। उपखंड गा को देखेंगे, पुष्प के नर भाग को कहते हैं। पुष्प के नर भाग को कहते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका है, तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? चलिए आइए देखिए। तो ध्यान रखिएगा पुष्प के नर के भाग की बात किया इसमें। पुष्प का जो नर भाग होता है पुमंग, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा है जायांग, ये मादा का भाग होता है। बीजांड, ये भी मादा का भाग होता है। अंडाशय, ये भी मादा का भाग होता है। तो पुमंग यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। पुमंग यही क्या होता है? नर वाला भाग होता है। उसके बाद 15वें की अगर हम बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कह रहा है कौन सा मानव में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो जनन तंत्र की बात, मादा जनन तंत्र की बात करेंगे तो मादा जनन तंत्र में क्या आएगा? अंडाशय, ये मादा जनन तंत्र का है। कह रहा नहीं है। गर्भाशय ये भी होगा मादा जनन तंत्र का। शुक्रवाहिका ये नर जनन तंत्र का है। डिंब वाहिनी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये भी तुम्हारा किसका हो जाएगा? मादा जनन तंत्र का। तो कहा है नहीं है, तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है 16वां, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करेगा? तो शुद्ध गोल बीज को प्रकट करने में कौन सा भूमिका निभाएगा? ध्यान रखिएगा, जिसके दोनों अक्षर कैपिटल लेटर में होंगे उस शुद्ध को प्रदर्शित करेंगे। जिसके एक कैपिटल में होंगे और एक स्मॉल में होंगे वो शुद्ध को नहीं प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और जिसके छोटे लेटर में कैपिटल होंगे, जिसके छोटे लेटर में होंगे वो भी तुम्हारे शुद्धता को नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे देखिए इसमें दिया है पहला 16 का ए दिया है स्मॉल टी, यानी कि छोटका टी दोनों है। बी ऑप्शन दिया है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो दोनों कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन दिया है स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये भी तुम्हारा कैंसिल हो गया। डी ऑप्शन दिया है कैपिटल आर, ठीक है। 16वां वाले में क्या दिया है? डी वाले में कैपिटल आर और कैपिटल आर दिया है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ये तुम्हारा सही होगा डी ऑप्शन। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है मेरे रसगुल्लों, ध्यान रखिएगा, वो अग्न्याशय से स्रावित होता है। कहाँ स्रावित होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है।
तो इसमें डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अगन्याशय। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन दिया है आमाशय, तो गलत होगा। यकृत दिया, ये भी गलत होगा। वृक्क से दिया, ये भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया अगन्याशय, यही आपका सही होगा। 18वां क्वेश्चन क्या कहा है, तो 18वां क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। कह रहा कौन सी प्रक्रिया केवल जंतु में पाई जाती है। ठीक है, तो हार्मोनिया नियंत्रण, ये भी नहीं पाई जाती। श्वसन, ये भी नहीं पाई जाती। वृद्धि, ये भी नहीं पाई जाती। तंत्रिकीय नियंत्रण, हाँ ये पाई जाती है। यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो तंत्रिकीय नियंत्रण होगा। कौन होगा, तंत्रिकीय नियंत्रण। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ सॉल्व भले करा दे रहा हूँ, लेकिन अब मेरे प्लेलिस्ट में आपको जहाँ पे फोटो अपलोड की जाती है, जहाँ पे मैंने आज किया होगा, ठीक है, वहाँ पर ये पेपर की फ़ोटो भी आपको मिल जाएगी। पेपर आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या डाउनलोड अगर नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। हालांकि मैं पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व ही करा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है 18वां क्वेश्चन। इस 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां क्वेश्चन कह रहा मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है 19वां की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें डी सही होता है। देखते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है ए वाला, सोचने के लिए, मस्तिष्क वो भी जिम्मेदार होता है, सही है। हृदय स्पंदन के लिए, ये भी जिम्मेदार होता है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ये भी मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। तो और डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो यही आंसर आपका सही होगा, डी वाला। 20वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है, इसमें मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। तो मादा लिंग हार्मोन्स जो होता है एंड्रोजन, ये तुम्हारा क्या होता है, नर का है। इंसुलिन, ये भी तुम्हारा क्या है, एक इंसुलिन की जो प्रक्रिया होती है ये अगन्याशय से स्रावित होता है। कह रहा मादा लिंग हार्मोन। तो एस्ट्रोजन, ये मादा लिंग हार्मोन्स है। इनमें से कोई नहीं, तो बी सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा होगा, ठीक है, एस्ट्रोजन। कौन सा होगा, एस्ट्रोजन, यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। चलिए, अब हम लोगों ने क्या किया, 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें खंड बा को शुरू करते हैं। खंड बा के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। खंड बा का उपखंड का है, तो इस वाले में देखते हैं। सबसे पहले है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 नंबर के दिए गए हैं। ये टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, तो 4 तिहाई 12 नंबर के टोटल दिए गए हैं। उसके बाद एक दीर्घ होता है आपका, जो है आपका 6 नंबर का। कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है। तो पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया इसमें, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी क्या होगी। कह रहा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए सवाल बहुत सिंपल है, जैसे मैंने इसको लगाया था सेम वही सवाल आए हैं, ज़्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं है। चलिए आइए सॉल्व करते हुए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। हाँ, और एक चीज़ें भी याद रखिएगा, जो भी चीज़ें हैं आपको मिलेंगी, ठीक है, वो आपको ढंग से ही मिलेंगी। चलो यहाँ तक हम अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपका है लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। कह रहा है इसमें गोलीय दर्पण है, तो आप देखिए कैसे लिखना है, ठीक है। ये आप जो है उसको डाउनलोड करने के बाद जो मैंने आपसे कहा है कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा लिखना कैसे, मैं आपको सॉल्व करके केवल बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कहा है, पहले देखिए गोलीय दर्पण की बात किया है। किसकी बात किया है, गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसमें दिया है। तो गोलीय दर्पण की प्रेजेंट दूरी क्या करते हैं, इसको आर बराबर देते हैं 20 सेंटीमीटर। इसमें कहा है इसका फोकस दूरी क्या होगा, इसका फोकस दूरी क्या होगा, यही पूछा है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर तुम्हारा हो जाएगा, यही ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि एफ बराबर क्या होता है, ये आपका क्या है, लघु उत्तरीय का पहला है, लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन का है, ठीक है। लिखना कैसे मैं आपको पहले ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इमेज को ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसमें दिया है आर बराबर, ठीक है, तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर क्या होता है, आर बाई
2 होता है तो f का मान ज्ञात करना है। r का मान तुम्हारा 20 हो गया बटे में 2, काटोगे कितना आएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f का मान कितना आएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा जो कि इसमें पूछा गया था कि f का मान बताइए। ठीक है, फोकस दूरी आपको मिल गई। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 नंबर यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे कैसे कि फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। ये आप जो है लिखेंगे उत्तर में। उसके बाद पूरा लगाने के बाद लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे आप प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, यानी कि प्रथम नियम क्या कहता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो आप उसके अंतर्गत आप हेडिंग लगाएंगे प्रथम नियम। क्या लिखेंगे प्रथम नियम। तो देखिए ध्यान से, आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण जो होती है, कौन सी किरण, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रहा पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो हो जाएगा तुम्हारा द्वितीय नियम। अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो यहां पर समझिएगा कि आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण के एंगल ऑफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गया। अब ध्यान रखिएगा, यानी कि कोण आई बराबर है कोण आर के, कोण आई बराबर है किसके, कोण आर के। ये हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप बनाएंगे क्या, इस चीज को बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसी के ऊपर जस्ट बना लीजिएगा, मतलब नीचे ही बनाएंगे या फिर पहले आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, ये हो जाएगा दर्पण, वो भी कौन सा दर्पण, परावर्तक तल वाला होगा। ये हो जाएगा यम1 और ये हो जाएगा यम2। इसे बोलेंगे परावर्तक तल। अभी मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद लिख दूंगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। और यहाँ से एक किरण आ जाएगी और यहाँ से चली जाएगी। ठीक, यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, दोनों साइड साइड में क्या बनेंगे, कोण बनेंगे। चलिए आइए इंगित कर लेते हैं, यहाँ पर सबके नामकरण भी कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा ए और यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा बी, ये हो जाएगा आपका सी, या फिर आप ओ भी इसे ले सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा यन, ये हो जाएगा तुम्हारा यम1, ये हो जाएगा तुम्हारा यम2 और ये हो जाएगा तुम्हारा आई, कोण आई, और ये हो जाएगा कोण आर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो किरण आती है, जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। कौन से किरण बोलेंगे, आपतित
किरण। कौन से किरण? आपतित किरण। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और इस बिंदु के टकरा करके फिर क्या होती है? वापस चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, तो आपतित किरण और ये बीच वाला क्या हो जाएगा? अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब हो जाएगा। और ये दोनों कोण तुम्हारे क्या होंगे? ये जो कोण होगा वो कौन सा कोण होगा? तो आपतन कोण होगा। कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा। ये वाला कौन सा होगा? तो ये तुम्हारा कौन सा होगा? परावर्तन कोण। कौन सा होगा? परावर्तन कोण। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये मैंने नियम दोनों बता दिए और लिख भी दिए। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा है, ठीक है, कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी, कह रहा है इसमें 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब दे रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा ये तीसरा। ठीक है, कह रहा है इसमें कोई 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो बिंब की ऊंचाई हो जाएगी, बिंब की ऊंचाई यानी कि h0 बराबर तुम्हारा हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या फिर HO बराबर मान लेते हैं। HO बराबर तुम्हारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, ध्यान रखिएगा, और उत्तल की प्लस में होती है। तो इसमें कह रहा है फोकस दूरी यानी कि F बराबर तुम्हारा कितना दे रहा है? 15 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया। कितना रखा गया? 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यानी कि बिंब, बिंब मतलब प्रतिबिंब की बात कर रहा है। बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, कभी कभी वस्तु की दूरी भी दे देता है। ठीक है, बिंब की दूरी यानी कि U बराबर, यानी U बराबर तुम्हारा कितना दिया इसमें? 25 सेंटीमीटर। वो भी कैसा होगा? ये माइनस में होगा। कैसा होगा? माइनस में होगा। अवतल दर्पण के लिए क्या होते हैं? ये दोनों माइनस में होते हैं। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। यही सब चीजें ध्यान रखना है, ठीक है ना? बहुत मिस्टेक हो जाएगा, तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दर्पण का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V। ठीक है, या हो जाता है प्लस, माइनस होता है लेंस वाले में, U बराबर। यही सूत्र आप लगाएंगे। अब इसी सूत्र से क्या करना है? सवाल को पूरा सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं। जब आपने ये सूत्र लगाया हो, लगाने के बाद क्या करेंगे? ठीक है, इसमें आप ध्यान देंगे कि F का मान दिया है, तो 1/F। F का मान कितना दिया? ध्यान दीजिएगा, 15 सेंटीमीटर, माइनस 15 सेंटीमीटर बराबर है। V का मान हमको ज्ञात करना है, V रहने देते हैं, प्लस U का मान दिया है 1/ माइनस में 25 सेंटीमीटर। सब मिल गया आपको। अब क्या कर लीजिएगा? यहाँ पर प्लस ऑलरेडी, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। माइनस में 15 बराबर V माइनस 1/25 हो जाएगा। अब क्या करिएगा? इसको रोक लीजिएगा, इसको इधर लेके आइएगा, तब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस में हो जाएगा, या इसको उधर लेके जाइए, तो 1/V हो जाएगा। 1/V बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? माइनस में तब भी तुम्हारा चलेगा, माइनस में तब भी तुम्हारा चलेगा ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें अगर मैं बात कर लूं यहां पर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस में 1/25, माइनस में तुम्हारा हो जाएगा माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस एक प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एक तुम्हारा क्या हो जाएगा?
प्लस में होगा। अब देखिए ध्यान से, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये 25 हो गया ना, हटाओ इसको, रुक जाओ, इसको यहीं रोको, उसको इधर लेके जाओ। ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/25 बराबर में AV। अब सही है, जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 15 और 25 का टोटल हो जाएगा तुम्हारा कितना, 75। कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, अगर हम 15 का 75 में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75, 5 हो गया, माइनस में प्लस में 25 तियाँ 75, V आ गया। अब क्या करिएगा, माइनस प्लस घटेगा, तुम्हारा आएगा किस में, माइनस में 2 बटे 75, V आ गया। तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस में 2V बराबर 75। तो V का मान कितना आएगा, 75 बटे 2। कितना आएगा, 75 बटे 2, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। जब इसको आप भाग देंगे, 75 भागे 2 कर देंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, देखिए नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 75 भागे 2 कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जब आप 75 भागे 2 करेंगे तो V बराबर माइनस में 75 भागे 2 जब करेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी कि V बराबर माइनस में 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 आएगा तुम्हारा 37.5। V का मान आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसमें क्या कहा है, इसमें दिया बिंब की ऊंचाई भी, और भी क्वेश्चन इसमें कहा है इसमें प्रतिबिंब की प्राकृति तथा साइज भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की प्राकृति और साइज ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र लगाना होगा आवर्धन का। कौन सा सूत्र लगाना होगा, आवर्धन का। तो आवर्धन यानी कि यम बराबर आवर्धन के सूत्र से, तो यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है HI बटे HO, यह और फिर हो जाएगा माइनस V बटे U। तो यम हटा देते हैं, अभी HI का मान आपको निकालना है, HI बटे H0 का मान 4 दिया है, 4 लिख लेते हैं, माइनस V का मान कितना है तुम्हारा, माइनस 37.5। माइनस माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस में तुम्हारा हो जाएगा 37.5 बटे में U का मान तुम्हारा कितना दिया, तो U का मान तुम्हारा यहाँ पर देखिए 25 दिया, माइनस में 25, माइनस माइनस तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तिरछा गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 HI बराबर इधर हो जाएगा 37.5 गुणे 4। जब इतना हो गया उसके बाद क्या कर लीजिए, HI का मान हमें निकालना है, तो 37.5 गुणे 4 बटे में 25 कर लीजिए। जब बटे में 25 हो जाएगा सीधा काटेंगे तो कितना आएगा, 25 से कनन 25, 25 एक कनन 25 हो जाएगा, 25.5 आएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, 25 15 में 375 होता है, तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक में दशमलव लगा दिया हमने, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। HI बराबर कितना हो जाएगा, 60। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, तो यानी कि HI बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। HI बराबर तुम्हारा कितना आएगा, 6। यही पूछा है। तो प्रतिबिंब की प्राकृति भी कहा है इसमें। तो प्रतिबिंब की प्राथमिक जो होगी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ऋण में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। तो ये तुम्हारे किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, जब ये माइनस में आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा और आकार में कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ये आकार में बनेगा। ये हो गया। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें अगर हम, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो कि है आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का क्या नियम है, इसको मिटाते हैं, चौथे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है,
चलिए आइए चौथे क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये भैया दीर्घ में है तो आपके कितने नंबर का है, 6 नंबर का, अथवा करके 2 क्वेश्चन दे रहता है, उसमें से दोनों में से कोई आपको दोनों में से कोई एक करना हो तो ध्यान रखिएगा, सवाल भी देता है कभी कभी और एक आपको दे देगा लिखित वाला। ठीक है, हालांकि सवाल भी लिखित ही होता है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, इसमें प्रकाश के अपवर्तन लिखना है। इसमें क्या लिखना है, प्रकाश के अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो रोल नंबर 1 तुम्हारा क्या कहता है, प्रथम नियम, ये हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रथम नियम, और क्या हो जाएगा द्वितीय नियम। ठीक है, तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या कहता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम नियम कहता है मेरे रसगुल्लों कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या लिखेंगे आप, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहा है, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा यानी कि साइन, तथा अपवर्तन कोण की जा, तथा अपवर्तन कोण यानी कि साइन, अपवर्तन कोण की, अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा। अपवर्तन कोण की जा यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर में तुम्हारा हो जाएगा नियतांक। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, देखिए ये आपको सूत्र भी याद रखिएगा, इससे सवाल भी आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद इसमें जो चीज़ें और कही हैं उसकी बात कर लेते हैं। अब ये पूरा नहीं हुआ, अभी आपको क्या बनाना है, फिगर भी बनाना पड़ेगा। अभी आपको क्या करना है, फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए 2 फिगर हैं, दोनों फिगर आपको बनाने होंगे। ये खे हो गया, अभी अगर तिरछा होगा तो आप सीधा सीधा बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे पटरी तो लिया नहीं हूं मैं। ठीक है, जिसको आप स्केल बोलते हो।
ये हो रहा, ये और ये, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे नामकरण पहले कर दे। ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा एक माध्यम हो जाएगा सघन वाला, और ये इधर तुम्हारा ऊपर का हो जाएगा। कौन सा होगा? ऊपर का होगा। समझ लो, ये जो किरण आती है इसी को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। ये जो जा रही इसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो ये कोण बनाएगा ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा तुम्हारा R। तो ये जो कोण बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? तो इस कोण को हम बोलते क्या हैं? इस कोण को ध्यान रखिएगा, हम बोलेंगे आपतित, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण I। और ये कोण तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पर अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। ये होता है क्रांतिक कोण C, ये सेंटर होता है C। और ये हो जाएगा तुम्हारा अभिलंब, ठीक है। ये हो जाएगा एक माध्यम। ये कौन सा होगा? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। ये हो जाएगा N2, ये तुम्हारा हो जाएगा N1। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा तुम्हारा, आप इसे क्या कर सकते हैं? AB कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बना दिया आपको। अच्छा, ये कौन सा माध्यम होगा? तो ये हो जाएगा विरल। कौन सा माध्यम होगा? विरल, जहाँ पर वायु हो, विरल माध्यम, ठीक। अब इसी की बात कर लेते हैं, ये भी तुम्हारा हो जाएगा वैसे, ये तुम्हारा जैसे कि उल्टा जस्ट उसी का है, ये तुम्हारा हो जाएगा सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन, AC, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा B। अब की बार कोण किधर बनेगा? तो अब की बार ये अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? ये R बड़ा होगा, यानी कि हटेगा, ये तुम्हारा I हो जाएगा। सेम चीज़ें वही रहेंगी, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? आपतित किरण होगा। ये क्या होगा? अपवर्तित किरण होगा। और ये क्या होगा? अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब, N1, N2, P, और ये हो जाएगा Q। ये हो जाएगा तुम्हारा विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। तो सघन और विरल में आपको क्लियर हो गया। ये विरल हो जाएगा, सघन हो जाएगा। अगर ये सघन में है तो कौन सा माध्यम होगा? तो यहाँ पर कांच होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वायु हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ऐसे करके बनाना होगा, ऐसे आपको लिखना भी होगा, बढ़िया बढ़िया राइटिंगों में एकदम सुंदर सुंदर आपको लिखने भी होंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो अथवा वाला है, देखिए अथवा वाला मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अथवा वाला केवल लिखने वाला है, आप लिख लीजिएगा। अथवा वाला इसमें है, दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष किन्हें किन्हें कहते हैं? दूर दृष्टि दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? ये चौथे का अथवा वाला क्वेश्चन है। चौथे का कौन सा है? अथवा वाला क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। अगर हम चौथे के अथवा वाले की बात करें तो दूर दृष्टि दोष आप हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे क्या कि इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, यानी कि धुंधली दिखाई देती हैं। यह तब होता है
जब प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकस होती हैं ना कि उस पर। अगर रेटिना के पीछे कोई भी फोकस पर जाके पड़ता है रेटिना के पीछे, तो वो कैसा दिखाई देगा? वस्तु धुंधला दिखाई देगा। अगर रेटिना पर पड़ेगी तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। उल्टा बनेगा लेकिन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उसके बाद क्या होगा? आप हेडिंग लगाएंगे निकट, ये हो गया दूर दृष्टि की बात कर रहे हैं। अब हम निकट की बात करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष, निकट में आप लिखेंगे कि इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो वस्तुएं होती हैं ये धुंधली तो होती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं। परंतु ये कैसे दिखाई देती हैं? धुंधली तो होती हैं, परंतु ध्यान रखिएगा जब प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने होती है, यानी कि उसके आगे जब बनती हैं तब वस्तुएं ऐसी दिखाई देती हैं। उसके बाद आप लिखेंगे दूर दृष्टि दोष का निवारण। ये हेडिंग लगाएंगे, दूर दृष्टि दोष का निवारण। अगर हम दूर दृष्टि दोष के निवारण की बात करें, किसकी बात करें? दूर दृष्टि दोष के निवारण की, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? दूर दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए उत्तल लेंस वाले यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस वाले चश्मे का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, जिससे वे रेटिना पर सही ढंग से फोकस हो पाती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो आज की जो केवल वीडियो है मैं आज यहीं समाप्त करूंगा। इसके बाद हम लेकर के आएंगे एक और वीडियो जिसमें हम पूरा रसायन विज्ञान और हम क्या करेंगे, जो जीव विज्ञान होता है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि भैया देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।